हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना 41वां टेस्ट सीरीज। इससे पहले 40 टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी टेस्ट सीरीज को 2 से 3 बार अवश्य देख लेंगे, ताकि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बस जाएंगे। इन सब की PDF आपको अगर चाहिए या फिर अन्य स्टडी मटेरियल फ्री में अवेल करना चाहते हैं तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर मैं बहुत सारी PDF और करंट अफेयर शेयर करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसकी पिन कर दूँगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं, लेकिन उनकी खाल मोटी होती है। ये सही है। संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शावकों की मृत्यु का प्रमुख कारण परभक्षण है। सही है। एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे। सही है। और अफ्रीकी चीतों को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों कथन सही हो जाएंगे। डी पार्ट करेक्ट होगा। इन सारे को रट लेंगे क्योंकि चारों स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, कथन एक दिया गया है, वन जीवों और वनस्पतियों साइट्स की लुप्तप्राय जातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के COP19 में भारत के शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया था। ये करेक्ट है। और परिशिष्ट 2 में एक पक्षकार के अनुरोध पर प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करती हैं, जिससे अवैध या अस्थिर रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इनमें उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है। और यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ लिखी गई है, और इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकते हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, निडेरियन जेलीफिश समुद्री एनीमोन और प्रवाल सहित जलीय जीवों के एक समूह को संदर्भित करता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम है और कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर में है, एक आपके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत में पाए जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। वह नदी जो इस उद्यान से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, घड़ियाल, मगर और अन्य जलीय जीवों का आवास है और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है तथा यमुना की सहायक नदी है। इस रिजर्व के भूभाग की विशेषता व्यापक पठार और घाटियाँ हैं। इन सारी चीज़ों का वर्णन करने में आपको पता चल गया होगा ये किस राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। तो 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसे 2020 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी मैब में शामिल किया गया है। ठीक है। और ये आपके केन नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। 5 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना है। और दूसरा स्टेटमेंट है, HFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन परत पदार्थ माना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा। जो मॉन्ट्रियल में समझौता किया गया था उसमें ये टारगेट आपका 2047 रखा गया है। ठीक है। और ये 80% तक इसमें कमी करना संभव है। तो ये गलत होगा, दूसरा राइट है। केवल बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंड वॉच के संदर्भ में पूछा गया है।
तो इसमें 4 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। ये समुद्री पर्यावरण में बालू और अन्य अवसाद निष्कर्षण पर पहला वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है। ये सही है। इसे ग्रीड जिनेवा द्वारा विकसित किया गया है, जो संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का एक केंद्र है। तो ये भी सही है। ये ड्रेजिंग जहाज़ों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाज़ों से स्वचालित पहचान प्रणाली AIS सिग्नल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग करता है। ये भी करेक्ट होगा। अब चौथा देखेंगे। यह है, इसका अनुमान है कि समुद्री और तटीय पर्यावरण में प्रत्येक वर्ष 50 से 100 अरब टन रेत अन्य अवसादों को निष्कर्षित किया जाता है। तो यहाँ पे 4 से 8 बिलियन होगा। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 यहाँ पे राइट हो जाएंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्पविद फेनरोगेम में बीज रहित पौधे तथा पौधे जैसी संरचना होती है, जबकि क्रिप्टोगेम में बीज वाले पौधे होते हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है, फेनरोगेम में एक विकसित संवहनी प्रणाली का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोगेम में यह सुविकसित संवहनी प्रणाली होती है। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। तो तीसरा वाला यहाँ पे राइट होगा। पहले ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है बीज वाले पौधे, तो ये फूल रहित पौधे होते हैं। ठीक है। और इनका जो विकसित संवहनी तंत्र इसमें नहीं होता है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। तो केवल एक यहाँ पे स्टेटमेंट कथन सही होगा, वो भी तीसरा था। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 8वां है, 75 एकेडमिक वर्ड ऑफ इंडिया शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये इसका 108वीं वर्षगांठ थी। निम्न पर विचार कीजिए। नवा है, निकल, पायरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके प्रदूषण राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, ये आपका पूछा गया है। तो पहला है निकल, पायरीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों आते हैं। ठीक है। चौथा यहाँ पे नहीं आएगा। तो केवल 3 यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। 10वां है, युग्मों पर विचार करें। रामसर स्तर दिए गए हैं और उसकी अवस्थिति दी गई है। चंद्रताल आर्द्रभूमि ये आपका दिया गया है, उत्तराखंड में है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है। सूर सरोवर दिया गया है आपका आंध्र प्रदेश। सूर सरोवर आपका कीथम झील जिसे बोला जाता है, ये मानव निर्मित जलाशय है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में है ये। तो ये भी गलत हो गया। सांख्य सागर ये आपका उत्तर प्रदेश दिया गया है, ये मध्य प्रदेश में है। और अंशुपा झील ये दिया गया है मध्य प्रदेश। तो ये आपका उड़ीसा में है, ना कि मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 11वां है, उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास केंद्रित इसका तापमान अपेक्षाकृत मध्यम ठंडा रहता है। अधिकतर स्प्रूस, कुछ चीड़ और देवदार के साथ प्रमुख वनस्पति शंकुधारी सदाबहार हैं। जीव जंतुओं में पक्षी, बाज, फर वाले मांसाहारी, छोटे मिल्क एल्क, तेंदुआ, साइबेरियाई बाघ और बुल्वरिन भेड़िए आदि शामिल हैं। तो ये किस जगह की बात हो रही है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये टैगा बायोम की बात हो रही है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अधिपादप जो होते हैं एपीफाइट्स के संदर्भ में पूछा गया है। वे मेजबान पौधों की सतह पर उगते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं और ये प्रकृति में परजीवी होते हैं, ये बोला गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका ये सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा यहाँ पे दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा। ये प्रकृति में
परजीवी नहीं होते हैं, इनके अंदर सहजीविता के गुण पाए जाते हैं। तो केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट राइट होगा। 13 नंबर में देखेंगे, जीवों पर विचार कीजिए। हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और डाइनोफ्लैजिलेट्स। आपको बताना है महासागरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। तो इसमें ये आपके चारों होंगे, ये ध्यान रखेंगे, प्राथमिक उत्पादक हैं। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में बताना है। कथन पहला है, ये अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन, निषेध, बंद करने या विनिमय के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है। सही है ये। और इस अधिनियम ने लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल कर दिया, ये भी सही है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि ये बातें अलग अलग हैं। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। महासागरीय अम्लीकरण के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, ये महासागरों द्वारा कार्बन यौगिकों के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच में कमी है। करेक्ट है ये कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसलिए कम कैल्सीभवन होता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया है, ये भी सही है। ये सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संरक्षण प्रदान करता है। गलत है, काफ़ी ज़्यादा संरक्षण देता है ये। और 4 स्टेटमेंट आपका है, ये केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में होता है। तो ये गलत दिया गया है। ये आपका मुहानों, जलमार्गों और महासागरों को भी प्रभावित करता है। तो केवल 2 इसमें सही होंगे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 16वां है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों के परिवर्तन से संबंधित है? तो ये आर्टिकल आपका 3 हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा। 17 है, अनुच्छेद 22 के संदर्भ में बताना है। दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सही है ये। निवारक हिरासत से केवल सुरक्षा केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, सबको है। निवारण हिरासत कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की हिरासत किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और राज्य विधायिका के संदर्भ में आपको बताया गया है, निर्धारित करने का अधिकार है किसी व्यक्ति को, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा, वो भी पहला वाला था। ठीक है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 42वें संविधान संशोधन में अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित कर्तव्यों के मूल सूची का हिस्सा रहा है। तो ये आपका गलत होगा, ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये भी गलत है, आपका शामिल है ये। संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो केवल एक यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बताना है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 10 से 15% तक हो सकती है। तो गलत है, ये 15% होती है, 10 से 15 नहीं। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं, वही अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के। तो ये तो आपको दिखने में ही गलत लग रहा होगा। मंत्रिपरिषद सामान्य रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये भी गलत है, केवल लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पे कोई सही नहीं है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे, मंत्रिमंडल समिति दी गई है और उससे संबंधित अध्यक्ष है। आपको बताना है कितने युग्म यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दिया है, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है,
संसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो संसदीय कार्य मंत्री है, तो ये आपका गलत दिया गया है, इसके गृह मंत्री होते हैं। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि रक्षा मंत्री। और आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल की समिति के अध्यक्ष होते हैं ये भी आपके प्रधानमंत्री। तो केवल एक यहाँ पे राइट होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संसद के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सी समिति सदन में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामलों पर विचार करती है एवं सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है। लोकसभा में इस समिति में पदेन रूप के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। तो ये है नियम समिति, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है और संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है। तो आपको बताना है इसमें, ये दोनों कथन आपके सही हैं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और ये आपका सही है। और इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो दोनों सदनों में से कोई एक, विधानसभा या विधान परिषद। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत होगा। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर में है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन की प्रक्रिया के समान होता है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर में पेशा अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम के संबंध में आपको बताने हैं कौन से कथन यहाँ पे सही है। ये 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है। तो यहाँ पे ये 5वीं में लागू होता है, 6ठी में नहीं, तो गलत हो जाएगा ये ग्राम सभा को संचालन द्वारा कार्यान्वयन से पूर्व प्रारंभ की गई विकास योजनाओं को स्वीकृत देने का अधिकार प्रदान करता है, करेक्ट है ये। और गौण खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियासत प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। तो ये भी सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपसे पूछा है कितने सही हैं, तो 2 सही हैं, बी पार्ट करेक्ट होगा। 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संदर्भ में बताना है, राष्ट्रपति स्वशासी जिले या फिर क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। और दूसरा है, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत होगा, दूसरा सही है, केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर में, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में बताना है, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसमें कितने कथन सही हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये सारे सही हैं, ध्यान रखेंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर में है, स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कौन इसमें सही है। संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। तो ये आपका न्याय निर्णय कर सकती है, पहला सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकारिया आयोग की सिफारिश से हुई थी। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट सरकारिया आयोग से हुई थी, गलत है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही को पूरा करना और उसकी पूरा मान्यता देना, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हो, केवल 2, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक स्थिति में रखने के लिए इसमें कथन दिए गए हैं, ये संविधान के भाग 11वें के तहत एक विधिक अधिकार है।
ठीक है। तो ये आपका 11वें के तहत नहीं है, ये 12वें के तहत है और 300 का अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसे संसदीय विधि के माध्यम से विनियमित या संशोधित किया जा सकता है। ये सही है। ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, सही है ये भी। और केवल कार्यकारी क्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा, ये भी सही है। तो यहाँ पे केवल 3 सही हो जाएंगे, सी पार्ट राइट होगा। 30 नंबर में देखेंगे, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बताया गया कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अलावा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए भी आयोजित करता है, सही है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त का पात्र है, सही है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, सही है ये। और संविधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड निर्धारित किए गए हैं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। डी पार्ट यहाँ पे सही होगा। आपातकाल के संदर्भ में बताना है, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल की दुर्घटना के इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य है, ये गलत है। 44वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया है। दूसरा है, आपातकाल की घोषणा को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना है, तो ये गलत होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। और उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, तो यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। 38वें संशोधन से पूर्व उद्घोषणा को राष्ट्रपति स्वयं ही रद्द कर सकता था, तो ये 44वें संशोधन की बात हो रही है, ना कि 38वें। तो यहाँ पे केवल एक राइट होगा। भारत में राजद्रोह कानून के संदर्भ में बताना है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 134 के अंतर्गत राष्ट्रद्रोह के दंड का प्रावधान किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 24A के अंतर्गत है, 124। ये विधि सरकार के विरुद्ध निष्ठाहीनता, शत्रुता की भावना और सहमति को समाहित करती है, ये भी आपका गलत होगा। ये असंतोष के मामले में या फिर विश्वासघात हो, ऐसी भावना इसमें शामिल की जाती है। ये एक प्रशमनीय या गैर जमानती अपराध है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। ये गैर समनीय होता है। इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित किया, ये सही है, तो चौथा यहाँ पे राइट हो जाएगा, केवल एक सही होगा। अगर आप ये राजद्रोह करते हैं तो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते। 33 नंबर है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बताना है, वर्ष 2005 से संपन्न होने वाले संपत्ति विभाजन के लिए महिलाओं को सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये आपका सही होगा। इस विधि के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी हिंदू माना जाता है, तो यहाँ पारसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारे हैं, तो केवल एक यहाँ राइट हो जाएगा। कथनों पर विचार करें, विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य सीमा बनाती, करेक्ट है ये। तंगानिका झील जायरे, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती, करेक्ट है। चाड झील चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य सीमा, सही है, तीनों सही हैं और तीनों ये आप रट लेंगे, पूछे जाते हैं, सी पार्ट करेक्ट होगा। बंदरगाह दिए गए हैं और उससे संबंधी प्रसिद्धि दी गई है। कोची बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह, ठीक है। और बधावन बंदरगाह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह। आपको बताने हैं इसमें से कौन सा सही है, तो पहला सही हो जाएगा, शिपमेंट टर्मिनल है, और कोलकाता ये तटीय बंदरगाह है। बधावन बंदरगाह ये 13वां है, 12वां नहीं है, तो केवल 2 युग में यहाँ पे राइट हो जाएंगे। पहाड़ियाँ दी गई हैं और उसकी अवस्थिति हैं, शेषचलम पहाड़ियाँ, ये आपका दिया गया है आंध्र प्रदेश, करेक्ट है। जवादी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है, ना कि मध्य प्रदेश में। सतमाला पहाड़ियाँ आपका दिया गया है, ये उड़ीसा में नहीं है, महाराष्ट्र में है, ये तमिलनाडु में है।
और अनामुडी पहाड़ी ये केवल केरल में है, ये सही है। तो यहाँ पे 2 युग्म सही होंगे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे बड़ा दिन कब होगा? दिसंबर माह के दूसरे भाग में, ए पार्ट करेक्ट होगा। 38 में देखेंगे, भारत के संदर्भ में बताना है। लौह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, सही है। मैग्नीज प्रमुखतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, करेक्ट है ये। राजस्थान मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है, तो ये राजस्थान नहीं है, उड़ीसा है। और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग रोगन और बैक्टीरिया के निर्माण में किया जाती है, भी सही। तो 1, 2, 4 यहाँ पे राइट होंगे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। एस्टोनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिथुआनिया और मैसेडोनिया। आपसे पूछा गया है ये कौन से देश यूक्रेन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। तो यूक्रेन के साथ 7 देश हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। मोल्डोवा, पोलैंड, हंगरी, रूस, स्लोवाकिया, बेलारूस, रोमानिया, ठीक है। और ये आपके 7 देश हो जाएंगे, मोल्डोवा, पोलैंड, हंगरी, रूस, ठीक है, स्लोवाकिया, बेलारूस और रोमानिया। आपको अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, देखो पोलैंड दिया है, बेलारूस दिया है और आपका स्लोवाकिया दिया है। तो यहाँ पे 3 देश हैं जो स्थल सीमा साझा करते हैं, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में कुल अधिष्ठापित विद्युत का लगभग 5% जल विद्युत है, तो ये 5% नहीं है, 11% है, ध्यान रखेंगे, गलत हो जाएगा ये। अधिष्ठापित क्षमता के संदर्भ में भारत की दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता लगभग 1,48,700 मेगावाट है, करेक्ट है ये। भारत में जल विद्युत उत्पादन 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति है, तो वर्ष 1897 में एक जल विद्युत स्थान शुरू किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 युग्म सही, 2 सही हैं, केवल 2, बी पार्ट करेक्ट होगा। लौह अयस्क के वितरण के संबंध में विचार कीजिए। कर्नाटक देश में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, करेक्ट है। और यहाँ पे 13.72% लौह अयस्क है। झारखंड में लौह अयस्क के 25% भंडार मौजूद हैं और देश में कुल लौह उत्पादक का ये लगभग 11% उत्पादित करता है, तो ये भी सही है। और भारत विश्व में लौह उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तीसरा नहीं है ये, 5वां होगा, ठीक, 5वां। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके राइट होंगे, केवल 2, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। कर्नाटक, केरल, असम, उड़ीसा। कितने राज्यों को आमतौर पर एरेका तट उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे एरेका तट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, पहले ये देखेंगे, ठीक। एरेका तट उत्पादक राज्य, देखो इसमें कर्नाटक आता है, केरल है, तमिलनाडु है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, ये दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे केवल आपके 2 युग्म राइट हो जाएंगे, यहाँ पे 3 युग्म राइट होंगे, ठीक। इसमें आपका असम भी है, कर्नाटक, केरल, असम, ये 3 आते हैं, उड़ीसा नहीं है। और इनके अलावा आपका मेघालय और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये भी हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो केवल 3 राज्य, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 43 देखेंगे, युग्मों पर विचार करें। जलाशय दिए गए हैं, उससे संबंधित राज्य हैं। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, ना कि बिहार में, ठीक, राजस्थान होगा। पंचेत ये आपका झारखंड दिया गया है, झारखंड ना कि मध्य प्रदेश, ठीक, झारखंड में है ये। तिलैया ये आंध्र प्रदेश दिया गया है, गलत है, झारखंड होगा ये। और रामगुंडम तेलंगाना, तो ये सही है आपका, केवल यहाँ पे रामगुंडम यानी केवल 1 युग्म यहाँ पे सही होगा, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन इतिहास के बारे में विचार करना है, साहित्यिक रचना है और उससे संबंधित लेखक। इरामावतारम कंबन ने लिखा है, बहुत अच्छी किताब है ये, सही है। रामचंद्र चरित पुराणम, इसके लेखक तुलसीदास दिए गए हैं, तो ये गलत है,
नागचंद्र है इसके लेखक, ना कि तुलसीदास। तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक हैं। पंचरात्र ये भास द्वारा लिखा गया है, करेक्ट है। और लीलावती प्रबंधम ये नेमिनाथ दिया गया है, तो ये आपका सही है। नेमिनाथ या नेमिचंद्र दोनों कह सकते हो। तो यहाँ पे 3 युग्म सुमेलित हैं, केवल 3, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 45 में है महिला स्वतंत्रता सेनानी है और जिनके लिए जाना जाता है, ये बताना है। मतंगिनी हाजरा ये तमलुक पुलिस स्टेशन से तोड़फोड़ करने के लिए 6000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये राइट होगा। फिर है दूसरा देखेंगे, एबी कुट्टी मालू अम्मा ये थी, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सेना के नेतृत्व किया और तुम अपना कर्तव्य निभाओ मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी के नारे के साथ जवाब दिया था। तो ये आपकी ये सही नहीं है, ठीक, क्योंकि ये आपके अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, ये केरल में भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ चल रहा था वहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अरुणा आसिफ अली ये ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराया था, तो ये अरुणा आसिफ अली के बारे में जो स्टेटमेंट है सही होगा। तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा, सी पार्ट राइट होगा। 46 देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, फ्रांसवा वर्नियर, पीटर मुंडी ये थे, क्या थे ये? अब्दुल रज्जाक समरकंदी, फ्रांसवा वर्नियर और पीटर मुंडी ये तीनों क्या थे, ये पूछा गया है। तो ये थे भारत से आए यात्री, भारत आए यात्री, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो अब्दुल रज्जाक समरकंदी ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फ्रांसवा वर्नियर ये फ्रांसीसी चिकित्सक था और राजनीतिक दार्शनिक भी था, और ये मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समय आया था। तीसरा है पीटर मुंडी, ये भी शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ये ध्यान रखेंगे। कौन सा फेयांस शब्द की व्याख्या करता है, तो ये है वह सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है, जिसका उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाने के काम आता है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वेदों के शाश्वत सत्य समाहित हैं, इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक यज्ञों की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। ये किस की बात हो रही है, तो ये मीमांसा की बात हो रही है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 49 है मध्यकालीन शहर मांडू के संदर्भ में बताना है, ये गौरी वंश की राजधानी थी और इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने की थी। और मांडू की पठान वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं की तरह है, तो यहाँ पे ये गौरी वंश की राजधानी थी, ये सही है। दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, सुल्तान बाज बहादुर की ये स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और मांडू की पठान ये सही है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा यानी 2 युग्म सही हो जाएंगे। आगे इसमें आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, 50वां। भारत की गुफा परंपराओं के संदर्भ में बताना है, महाजनक जातक, उमक जातक, मारा विजया ये किस गुफा समूह में देखे जा सकते हैं, तो ये हैं आपके अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ज़िले में। यहाँ पर बौद्ध, ब्राह्मण, जैन संप्रदाय की संबंधित लगभग 32 गुफाएं हैं, तो ये फैक्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पे बी पार्ट होगा। तो आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली धुआंधार टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।